start off with our discussion about mechanical properties of solids and liquids का part 2। और surface tension का एक सिंपल सा चीज़ समझने का ये होता है कि कोई भी नया सरफेस अगर बनता है, फ्लूइड क्या हर नॉन लिविंग थिंग भी बोलता है कि यार आई वॉन्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ लीस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया, दैट मीन्स लीस्ट पॉसिबल सरफेस एनर्जी या लीस्ट पॉसिबल एनर्जेटिक स्टेट। मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक स्टेट में नहीं रहना। यही एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि जितने भी स्टार्स, प्लैनेट, जितनी भी तुम्हें सेलेस्टियल बॉडीज दिखती है वो भी एंटायरली मोस्ट ऑफ द टाइम स्फेरिकल शेप में ही होती है। कभी कभी इंटरनल एनर्जी ऑफ द ड्रॉप्स भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इंटरनल एनर्जी ड्रॉप करोगे तो उसका ओवरऑल टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब सरफेस टेंशन से ही रिलेटेड जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का। ठीक है, सरफेसेस का कैपिलरी राइज और फॉल का जो कॉन्सेप्ट आता है वो सरफेस टेंशन से ही डिराइव्ड है। किस तरीके से, देखो अब बात हो रही है फ्लूइड डायनेमिक्स की, जहां पे अब मेरा फ्लूइड मोशन में बर्नौली थ्योरम के लिए अगर मैं पढ़ाने जाऊं तो एक लेक्चर या 2 लेक्चर भी कम पड़ जाए। इतने ज़्यादा रियल लाइफ केसेस हैं बर्नौली थ्योरम के, जहां पे बेसिकली स्टोक्स लॉ क्या बोलता है कि एक स्फीयर है और उस स्फीयर का रेडियस r है। सो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स एक टाइम के बाद आपके mg के बराबर हो जाता है, और जब आपके mg के बराबर हो जाता है तब आप पे एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तब पे एक्सेलरेशन नेट फोर्स 0 हो जाता है और तब आप कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिरते रहते हो। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य, and over here we are going to start with a very new topic and I suppose आप सभी ने इससे related पिछला सेशन देखा होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और फ्लूइड्स का। यहाँ पे हम उसका एक्सटेंशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक बहुत ही अमेजिंग सी सीरीज रन कर रहे हैं आप सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए, ताकि आपका ये जो मे का अटेम्प्ट है 2023 का वो बहुत ही अच्छी तरीके से जाए। जो सारे थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपका रिवीजन करने का मन है, जो आपको रिवीजन करने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सारी ही चीज़ यहाँ पे कवर हो रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप लोगों को पता ही है, सबसे कम टाइम में, इतनी जल्दी टाइम में इतना कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इससे पहले आपको कहीं नहीं देखने मिला होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं विथ अ वेरी वन सोल पर्पस, जिससे कि आपका रिजल्ट एनहांस हो सके। सो लुकिंग एट आवर एफर्ट्स वी कैन जस्ट एक्सपेक्ट कि आपके एंड से हमें एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, आप ये चीज़ तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं। मे बी दे आर नीडिंग सच लेक्चर्स एंड इवेंचुअली आप उनकी भी हेल्प कर रहे हैं और साथ ही साथ खुद की हेल्प तो कर ही रहे हैं। ओके, सो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर डिस्कशन अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का पार्ट 2। इसमें अब हम क्या क्या करने वाले हैं मैं आपको फटाफट क्विक समरी दे देता हूं। तो सबसे पहले हम इसमें सरफेस टेंशन के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बर्नौलीज थ्योरम के बारे में, फिर विस्कोसिटी के बारे में, फ्लो के कैसे होते हैं क्लासिफिकेशंस, और उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड केसेस क्या है। तो सबके बारे में बहुत ही समराइज्ड फैशन में जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा मैं। ज़्यादा टाइम दूंगा भी नहीं इस सेशन में, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू फ्लूइड मैकेनिक्स से प्रीवियस ईयर्स में नोटिस किया गया बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट स्टिल आते हैं। तो इफ़ वी आर टारगेटिंग फॉर दोज टॉप टियर गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो हमें ये चैप्टर बिल्कुल भी लीव करके नहीं जाना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो अ क्वेश्चन कैन अराइज एंड यू शुड बी रेडी अप फॉर इट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एंड पहला कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली दैट आई सेड इज सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन एक बहुत ही अमेजिंग सी प्रॉपर्टी होती है, ये सब फ्लूइड्स में होती है। और सरफेस टेंशन का एक सिंपल सा चीज़ समझने का ये होता है कि कोई भी नया सरफेस अगर बनता है, तो मटेरियल्स की, फ्लूइड्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि उस चीज़ को रेजिस्ट करती हैं, एंड इफ यू ट्राई टू क्रिएट अ न्यू सरफेस दे विल अप्लाई अ रेजिस्टिव फोर्स, एंड दैट बेसिकली इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, सो दिस इज एक्चुअली the core reason, the crux of the entire thing is actually related with the concept of surface energy, कि जितना ज़्यादा surface area होगा उतना ज़्यादा surface energy होगा, और surface energy अगर ज़्यादा होगा तो obviously substances they don't like to be in a higher energetic state, तो इसीलिए वो चीज़ उसको eliminate और avoid करना चाहेंगे। अब देखो, surface tension is basically a property of the free surface of a liquid. The liquid surface behaves like a stretched elastic membrane which has a natural tendency to contract and tends to have a minimum possible area. Yes, because सबसे कम एरिया, इसका मतलब सबसे कम सरफेस एनर्जी। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज नोन एज सरफेस टेंशन। ठीक है सर, ओके। इसको समझने की जरा एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा करता हूँ। तो देखो, एक्सपेरिमेंट नहीं, बेसिकली एनालिसिस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, मैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल चूज करता हूँ। एक मॉलिक्यूल मैं चूज करता हूँ लिक्विड है, एक मॉलिक्यूल चूज करता हूँ मैं सरफेस पे जो है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो मैं चूज कर रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल मैंने सरफेस पे चूज किया और दूसरा मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ एकदम अंदर।
तो आप देखोगे कि जो अंदर वाला मॉलिक्यूल है वो चारों, हर दिशा से, चारों नहीं हर डायरेक्शन से आसपास वाले मॉलिक्यूल से एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, मतलब इसको हर डायरेक्शन में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। अगर मैं एकदम टॉप मोस्ट सरफेस की बात करूं तो वहां पे यार ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं, जितने मॉलिक्यूल है नीचे हैं तो वो सारे नीचे की तरफ लगा रहे होंगे। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूंगा तो इस पे तो कुछ ज्यादा होगा नहीं, लेकिन इस पे ऑब्वियसली नीचे की तरफ होगा। समझ में आ रहा है? इस पे ऑब्वियसली नीचे की तरफ होगा। अब वो नीचे वाले फोर्सेस की वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा। अब नीचे की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा तो ऑब्वियसली वो वहां से हटना चाहेगा, एंड दैट्स द रीजन कि जो सरफेस है फ्लूइड का वो चाहता है, वो हमेशा एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की स्टेट में रहता है, वो हमेशा खिंचा हुआ रहता है, क्योंकि वहां जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लगता है और वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ जाना चाहते हैं। मतलब वो सब नीचे चले जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये सारे मॉलिक्यूल चले गए तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा ना। सो दे वांट टू गेट इन दैट स्टेट ऑफ लेसर सरफेस एरिया, बिकॉज लेसर सरफेस एरिया मींस लेसर सरफेस एनर्जी। इस तरीके से तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज एक मॉलिक्यूल यहां पे है, एक मॉलिक्यूल यहां पे, अब उस मॉलिक्यूल को यहां से यहां लेके जाना है, इस मॉलिक्यूल को यहां से यहां लेके जाना है, तो इस मॉलिक्यूल से यहां ले जाने में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? इन सारे ऊपर वाले फोर्सेस, नीचे वाले फोर्सेस तो चलो साथ में आ जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले फोर्सेस को तो तोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि यहां पे तो ऊपर वाले फोर्सेस की जगह है नहीं। तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तो एनर्जी जाएगी कहां, इस मॉलिक्यूल के पास, इस सरफेस में स्टोर हो जाएगी, वही कहलाती है तुम्हारी सरफेस एनर्जी। अब वो सरफेस एनर्जी के साथ ये क्या फ्लूइड स्टेबल स्टेट में रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। फ्लूइड क्या, हर नॉन लिविंग थिंग भी बोलता है कि यार I want to remain in the state of least possible surface area, that means least possible surface energy या least possible energetic state। मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे ज्यादा हाईली एनर्जेटिक स्टेट में नहीं रहना, एंड नहीं रहना इसी वजह से वो इस चीज को अवॉइड करते हैं। ठीक है, सो दैट्स द रीजन वो एक हमेशा स्ट्रेच स्टेट में रहता है, और ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सो ड्यू टू द नेट डाउनवर्ड फोर्स अ टेंशन इज जनरेटेड इन द पर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, ओके सर। अब सरफेस टेंशन को क्वांटिफाई करो, जरा डिफाइन करने, मैथमेटिकली इसके रिलेशन बताने की कोशिश करो। तो इट इज बेसिकली whatever is the force experienced by substances per unit length। ठीक है, एक लंबी सी धागा ले लिया, तो उस लंबे से धागे पे जो भी फोर्स लग रहा है, द एंटायर फोर्स डिवाइडेड बाय द एंटायर लेंथ इज गोइंग टू बी द सरफेस टेंशन। इसका एक केस स्टडी ले लेते हैं। बेसिकली सपोज करते हैं, ये एक बहुत नॉर्मल सा केस है जिसमें हमारे पास एक नीडल रखी हुई है। ठीक है, एक इस तरीके की नीडल रखी हुई है, किस पे, सरफेस पे, सरफेस पे एक नीडल रख दी है हमने। ये सपोज ये सरफेस है और इस सरफेस पे हमने एक नीडल रख दी है, ये रही हमारी नीडल। तो नीडल पे बेसिकली क्या लगता है, नीडल पे ये ऊपर की तरफ तैरने लगती है। अभी ऊपर की तरफ तैरने इससे लगती है क्योंकि इस पे एक सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगता है, और फोर्स का डायरेक्शन बेसिकली कैसा होता है, टुवर्ड्स द टेंजेंशियल। मतलब सपोज ये ऐसा है ना, ये इस तरीके से है, तो इसकी टेंजेंट्स के अलोंग लगता है। मतलब बेसिकली अगर तुम आंखें यहां गड़ा के देखोगे, ठीक है, सॉरी उल्टी बना दी आंख, अगर तुम आंख ऐसी लगा के देखोगे यहां से, तो बेसिकली तुम फ्रंट व्यू देखोगे तो वो जिस तरीके होगा, टेंशन फोर्सेस की वजह से फोर्स इधर लगता है। और कितना लगेगा, T टाइम्स L, एज आई हैव टोल्ड यू। फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है तुम्हारा टेंशन, राइट। सो फोर्स कितना हो जाएगा, टेंशन इंटू L। अब इसके दो कंपोनेंट्स लेते हैं। ऊपर वाले कंपोनेंट ये एंगल अगर मान लो थीटा ले लिया, तो ये वाला कंपोनेंट TL sin थीटा, और ये वाले कंपोनेंट TL cos थीटा और TL cos थीटा। ठीक है, सो बेसिकली जो 2TL sin थीटा है ना, जो 2TL sin ऑफ थीटा है, यही बैलेंस करते हैं आपके mg फोर्स को। ठीक है, अब ये जो एंगल है, ये एंगल बेसिकली बहुत ज्यादा बड़ा होता है। विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एंगल बहुत ज्यादा छोटा होता है, नियरली टू जीरो, और विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एंगल बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और इसीलिए साइन थीटा को नियरली, क्योंकि थीटा इज नियरिंग टू 90 डिग्री, सो साइन थीटा को नियरली तुम 1 के बराबर बोल सकते हो। तो बेसिकली 2 टाइम्स T इंटू L mg के बराबर हो जाता है। और अगर ये केस आ गया तो देखो तुम क्या सरफेस टेंशन की वैल्यू नहीं बता सकते। ये सरफेस टेंशन की वैल्यू हो जाएगी mg बाय 2 टाइम्स L। समझ में? इस तरीके से तुम सरफेस टेंशन निकाल सकते हो इस पर्टिकुलर एनालिसिस में। बहुत ही स्टैंडर्ड सा केस है कि नीडल जो तैरती है तो सरफेस टेंशन कितना होता है फ्लूइड का। ये रहा वो पूरा एनालिसिस, आप सब देख लो। ओके, आगे बढ़ते हैं।
एंड सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी मॉलिक्यूल को अगर आप डीप इनसाइड द फ्लूइड से टॉप पे लेकर आ रहे हो तो आपको उस पर वर्क करना पड़ता है, और जो भी आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, वो उसकी सरफेस में जाके स्टोर हो जाता है, और वो उसकी सरफेस में जाके स्टोर हो जाता है, एंड दैट्स द रीजन कि वो सरफेस एनर्जी कहलाती है। एक और इसका कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो कि जैसे देखो बादल होते हैं, बादलों से जब पानी नीचे गिरता है, अब बादलों से जब भी पानी नीचे गिरता है तो तुम्हें क्या लगता है वो फाइनली जो नीचे गिरता है तब उसको लिक्विड ड्रॉप क्यों बोलते हैं? ड्रॉप मतलब वो गोल सा क्यों आकार कर लेता है, स्फेरिकल क्यों हो जाता है, वो क्यूबॉइडल क्यों नहीं होता, कोनिकल क्यों नहीं होता, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल क्यों नहीं होता, या कोई भी फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्यों नहीं होता, वो हमेशा स्फेरिकल क्यों होता है? क्योंकि अगर तुम सब्सटेंस लोगे, अगर तुम कोई भी सब्सटेंस कोई भी फ्लूइड लोगे और सपोज तुमने एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं क्ले के साथ, एक सेम क्ले का वॉल्यूम लिया और उससे तुमने अलग अलग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनाए, कोन बनाया, फ्रस्टम बनाया, स्फेयर बनाया, हेमिस्फेयर बनाया, कोन बना लिया, सिलेंडर बनाया, सब बना लिया, और सबके एरिया मेजर किए, तो पता है लीस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया किसके साथ आएगा? लीस्ट पॉसिबल सरफेस एरिया आएगा स्फीयर के साथ। यही एक बहुत बड़ा रीजन भी है कि जितने भी स्टार्स, प्लैनेट, जितनी भी तुम्हें सेलेस्टियल बॉडीज दिखती है वो भी एंटायरली मोस्ट ऑफ द टाइम स्फेरिकल शेप में ही होती है। तुम्हें कोई भी कोनिकल या सिलेंड्रिकल शेप में बॉडी नहीं दिखेगी, वो हर समय तुम्हारा स्फेरिकल शेप में होंगी, और उसका रीजन भी यही है कि एक एनर्जी जो है बेसिकली सरफेस एनर्जी से रिलेटेड, सब अल्टीमेटली गैसेस ही तो बने यार, जितने भी हेवनली बॉडीज है सब गैसेस पास हैं, डेंस होती गई, उसी से तो बना है। सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज कि सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट वही है कि यार जितने ज्यादा सरफेस हो जाएगा उतना ज्यादा सरफेस एनर्जी रहेगी बॉडीज के पास, और यही कॉन्सेप्ट है कि जो एनर्जी एक्स्ट्रा रहती है सरफेस के साथ, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सो थिंग्स दे वांट कि वो लेसर एनर्जेटिक स्टेट में आए, और लेसर एनर्जेटिक स्टेट में आने के लिए वो सरफेस एरिया हमेशा रिड्यूस होगा, और दैट्स द रीजन हमेशा एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन टाइप और एक फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से लगता है। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू द सरफेस टेंशन फोर्स इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। टू अंडरस्टैंड दिस, सपोज अ थिन फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन इज फॉर्म। अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट सबसे बेस्ट ये होता है कि एक सपोज एक अरेंजमेंट है मेरे पास जिसमें एक थिन सोप फिल्म है, ये जो पूरी तुम देख रहे हो ये बेसिकली थिन सोप फिल्म है, दिस इज अ सोप फिल्म। ओके, अब इस सोप फिल्म में एक यहां पे राइडर रखा हुआ है। राइडर बेसिकली मतलब क्या करता है, ये आगे की तरफ मूव होगा, ठीक है। अब देखो तुमने क्या किया, तुमने एक फोर्स लगाया इस पर्टिकुलर वायर के एंड पॉइंट पे, और ये जो राइडर है ये मूव हुआ आगे की तरफ। अभी जैसे ही मूव हुआ आगे की तरफ, सपोज ये एक्स लेंथ आगे बढ़ गया, एक्स लेंथ आगे बढ़ गया तो क्या हो गया, ये जो आपका सोप की फिल्म है वो भी बढ़ गई, उसका एरिया भी बढ़ गया। पहले उसका एरिया मात्र इतना था, अब वो एक्स्ट्रा इतना एरिया और बढ़ चुका है। एक्स्ट्रा इतना एरिया और बढ़ गया तो ज्यादा एरिया बढ़ गया, मतलब ज्यादा जो सरफेस है वो ओपन टू एयर हो चुका है। समझ रहे हो बात को? पहले क्या था, सोप फिल्म जितनी भी पतली तुम लोगों को दिखे यार, देखो सपोज ये सोप फिल्म है, ऐसे इधर बना दूं मैं, ये रही तुम्हारी सोप फिल्म, इतनी पतली सी है, लेकिन इतनी पतली सी तुम्हें दिख रही है। अब इसमें मॉलिक्यूल्स एक अंदर भी होंगे, बाहर भी होंगे, इधर भी होंगे। अब तुम मान लो सपोज इसका एरिया बढ़ा के इतना कर दे रहे हो, तब इसका एरिया बढ़ा के इतना करोगे तो बेसिकली होगा क्या कि यही जो अंदर मॉलिक्यूल्स थे इनसाइड, उन्हीं से बोला जाएगा जाओ भाई अब तुम लोगों की बारी आ गई, अब तुम सरफेस पे जाओ। सरफेस पे नहीं जाएंगे, वो लोग बोलेंगे हम क्यों सरफेस पे जाएं, हमें तो हम लीस्ट एनर्जी स्टेट में, हमें एनर्जी दो। तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, तुम एनर्जी दोगे तब जाके वो अंदर वाले मॉलिक्यूल बाहर सरफेस पे आएंगे, ओपन टू एयर होंगे। तो तुम जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो वही वहां पे किसके फॉर्म में जाके स्टोर हो जा रही है, सरफेस एनर्जी के। तो बेसिकली डेरिवेशन ये है, ये बताने के लिए कि सरफेस एनर्जी का फॉर्मुलेशन कैसे होता है और सरफेस टेंशन से वो कैसे रिलेटेड रहती है। तो आओ देखते हैं। तुम जो फोर्स लगा रहे हो वो उतना ही लगा रहे हो जितना सरफेस टेंशन की वजह से, ऑलमोस्ट उतना ही है। सो सरफेस टेंशन की वजह से कितना फोर्स होता है, सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होगा वो हो जाएगा टेंशन टाइम्स लेंथ। अब एक और पॉइंट यहाँ पे नोटवर्दी ये है कि जब तुम इस राइडर को यहाँ एक्सटेंड करोगे तो जो सर्फेसेस क्रिएट हो रहे हैं वो दो हो रहे हैं, समझ रहे हो। एक तो है ये जो तो सामने की तरफ दिख रहा हो, एक होगा पीछे की तरफ। दो सर्फेसेस होंगे ना यार, यहां से ऐसे खींचूंगा तो एक तो तुम देख पाओगे और एक मैं देख पाऊंगा, दोनों सर्फेसेस है। तो बेसिकली टू सर्फेसेस आर गेटिंग न्यूली क्रिएटेड, एंड इफ देयर आर टू सर्फेसेस गेटिंग न्यूली क्रिएटेड, दैट मीन्स the energy which is going to get stored are going to get stored in those two surfaces only. So the entire work done जितना भी होगा उसमें 2 मल्टीप्लाई तुम लोगों को करना पड़ेगा। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? जो 2 मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो वर्क डन बाय सरफेस टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स T इंटू L इंटू एक्स। टेंशन इंटू L फोर्स था और दो सर्फेसेस बनाए तो 2 टाइम्स T इंटू L इंटू एक्स। दिस इज गोइंग टू बी
द टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और यही किस में से सेव हो जाएगा, इंक्रीज इन द सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि कितना हो जाएगा 2TL इंटू एक्स के बराबर। आई यू अंडरस्टैंडिंग है? ठीक है, अब इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, बॉस इतना है। अब मैं 2 टाइम्स एल इंटू एक्स को इस तरीके से लिख रहा हूं, टी इंटू 2 टाइम्स एल इंटू एक्स। अभी 2 टाइम्स एल इंटू एक्स क्या है, ये वो नया 2 एरिया है ना, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। सो द चेंज इन एरिया फ्रॉम द प्रीवियस वन which was open to it, this is delta A and this is tension. So surface tension is actually defined as whatever is the increased amount of potential energy per unit area. Per unit area increase से डिवाइड करोगे एनर्जी इंक्रीज को, तो बेसिकली तुम्हें क्या मिल जाएगी, तुम्हें मिल जाएगी सरफेस टेंशन की वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ से सरफेस टेंशन इस तरीके से रिलेट होता है सरफेस पोटेंशियल एनर्जी से। ओके सर, अब इसके कुछ स्टैंडर्ड केसेस देखते हैं जहां पे दिखती हैं चीजें, जहां ये ऑब्जर्व होती है और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन बहुत फेमसली आता है कि एक बड़े से लिक्विड ड्रॉप को तुमने n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसमें क्या होगा। अब देखो इसमें होता क्या है, एक चीज हमेशा रखना, वॉल्यूम हमेशा सेम रहती है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप विल बी इक्वल टू n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल ड्रॉप्स। जबकि तुम्हें बोल रहा हो तुमने n नंबर ऑफ ड्रॉप्स बना दिए, n ड्रॉप्स, दीज आर n ड्रॉप्स, तो वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप कितना हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब विल बी इक्वल टू स्मॉल n इंटू 4/3 स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, लेकिन अब इससे होता क्या है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन एरिया के साथ ये होता है कि एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, सरफेस एरिया इट इंक्रीजेस। अब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, इसका मतलब सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगी। सरफेस एनर्जी कौन दोगा, एक्स्ट्रा किसी एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। सो वर्क इज डन on the system, work is done on the system against surface tension, and because of that only basically what happens, the surface area surface energy increases। surface area बढ़ रहा है surface tension की वजह से, surface area बढ़ रहा है तो surface energy बढ़ेगी because of surface tension, और वो energy कौन दे रहा है, external agent, जो मैं हूं, जो इसको ड्रॉप्स में बांट रहा है। ठीक है, energy is absorbed by the system, energy absorb होगी। ऑब्वियसली तो सिंपल सी चीज है, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा सरफेस एनर्जी, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कौन देगा, किसी एक्सटर्नल एजेंट से अब्सॉर्ब करेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, और टेम्परेचर ऑफ ईच ड्रॉपलेट विल डिक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ईच ड्रॉपलेट विल डिक्रीज, मतलब कभी कभी इंटरनल एनर्जी ऑफ द ड्रॉप्स भी आप अब्सॉर्ब कर सकते हो। इंटरनल एनर्जी ड्रॉप करोगे तो उसका ओवरऑल टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो टेम्परेचर यहाँ हर ड्रॉप का डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट केस क्या है, जब n स्मॉल ड्रॉप्स r रेडियस की मिलके बन जाती है एक बड़ी सी ड्रॉप। अब इस सिनेरियो में क्या होता है, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉप। ये चीज तो देखो सेम ही रहती है, बट एरिया क्या होगा, एरिया रिड्यूस हो जाता है। एरिया रिड्यूस होने से क्या होता है, वर्क इज डन बाय सरफेस टेंशन एंड टोटल सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। टोटल सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से टोटल सरफेस एनर्जी इट ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, टोटल सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, मतलब वर्क इज डन बाय द सरफेस टेंशन, मतलब यहां पे एनर्जी रिलीज करता है सिस्टम, एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। एनर्जी सिस्टम एनर्जी दे रहा है, और देता है बिल्कुल। ऐसे ड्रॉप्स तुम रख दोगे ना आपस में कोएल्स करके, वो फाइनली एक बड़ा ड्रॉप बन जाएंगे, वो एनर्जी दे देंगी बाहर सिस्टम को, और एनर्जी दे देंगी तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज भी कर सकता है। कभी कभी वो ड्रॉपलेट्स ही टेम्परेचर वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर ले हीट के फॉर्म में, और उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। ठीक है, सो इस सिनेरियो में ये चीज ऑब्जर्व होती है। आई सपोज ये सारे पॉइंटर्स तुमने याद रख लिए। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं चाहता हूँ वीडियो को पॉज करो और आप लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, और बड़ा अमेजिंग सा क्वेश्चन है। देखो, when a big drop of water is formed from n small drops of water, the energy loss is 3E। एनर्जी लॉस 3 होना चाहिए क्या, हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब n स्मॉल ड्रॉप्स मिलती हैं और बड़ी ड्रॉप बनाती है तो सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। जब n ड्रॉप से एक बिगर ड्रॉप में बनता है तो वॉल्यूम तो सेम रहता है, लेकिन क्या होता है, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। सरफेस एरिया रिड्यूसेस, और सरफेस एरिया क्योंकि रिड्यूस हो जाता है तो सरफेस एनर्जी भी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। सरफेस एनर्जी भी रिड्यूस हो जाएगी, और अगर सरफेस एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी तो फिर यार सिंपल सा सिनेरियो है कि बेसिकली एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी लॉस कितना हो रहा है, 3E का, वेयर E इज द एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप। E जो है वो एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप है।
If r is the radius of the bigger drop and smaller is the radius of the smaller drop, then the number of smaller drops n is. तो n की वैल्यू मुझे निकालना है कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में. इस सिनेरियो से समझ में आ रहा है. चलो आओ देखते. तो हुआ क्या कि n नंबर ऑफ ड्रॉप्स थी और इन सब ने मिलके बना लिया एक बड़ा सा ड्रॉप. ठीक है, इसका रेडियस r है और इनकी इंडिविजुअल रेडियस स्मॉल r है. ठीक है, अब ये बोल रहे हैं, पहले तो E डिफाइन करते हैं कि E इज द एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप. एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप E का मतलब ये है कि E की जो वैल्यू है वो टेंशन, सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर है. टेंशन की E की जो वैल्यू है वो टेंशन इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर. अब सिंपल सी चीज ये बोल रहा है कि बॉस जो एनर्जी का रिलीज होगा, अब एनर्जी का रिलीज क्यों होगा, एनर्जी का रिलीज कितना होगा, एनर्जी रिलीज्ड will obviously be equal to whatever is the surface tension times change in area. Simple, right? अब surface tension T है, change in area कितना हो जाएगा. तो change in area सर पहले ज्यादा था, बाद में कम हो गया. तो पहले कितना था, पहले था n इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया सरफेस एरिया का चेंज. इतनी एनर्जी आपकी रिलीज होगी. तो ये आपका आ गया क्या, एनर्जी का चेंज कितना हो रहा है, n इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू टेंशन. ये बेसिकली आपका डेल्टा एनर्जी आ जाएगा. अब ये बोल रहा है कि ये जो एनर्जी का चेंज, एनर्जी लॉस हुआ, ये 3 टाइम्स E के बराबर हो. तो E आपने डिफाइन कर लिया, इसका 3 गुना ये वैल्यू है, इसका 3 गुना वैल्यू है. तो आओ इसको रिलेट करते हैं और फाइनली वैल्यू निकाल देते हैं. ठीक है, सो T इंटू n 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर is basically 3 times T into 4 pi capital R square. ठीक है सर, ओके. T 4 pi, T 4 pi. ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलेशन बन रहा है, स्मॉल r स्क्वायर उधर चला जाएगा, स्मॉल n r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल R स्क्वायर. सो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ रही है 4 टाइम्स कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर. समझ में आया, n की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर. एंड दिस माय फ्रेंड्स इज द आंसर. एम आई करेक्ट, एम आई करेक्ट? नो आई एम नॉट, बिकॉज यहाँ पे 4 कहाँ से आ गया, अच्छा ये इससे ऐड किया ना, राइट राइट. तुम्हारा 4 पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर 4r स्क्वायर डिवाइडेड. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये एकदम करेक्ट आंसर है. ठीक है, समझ में आया. सो दिस इज द करेक्ट आंसर हुआ है. एंड आई सपोज आप सभी को समझ में आ गया. ज़्यादा टफ नहीं था, बस लैंग्वेज समझने की देरी थी. अगर लैंग्वेज समझ लेते तो आंसर आ जाता. ठीक है, इसके 4 ऑप्शंस थे. नाउ आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो कि ये बताता है एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ कर्व्ड लिक्विड सरफेस. ठीक है, सो जहां पे भी कर्व्ड लिक्विड सरफेस का कॉन्सेप्ट आता है ना, मतलब आपका 2 सरफेसेस है, सपोज एक कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है. ठीक है, तो हमेशा जो प्रेशर रहता है ना, हमेशा जो प्रेशर रहता है कर्वेचर्स पे, तो हमेशा कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है. अगर ये P1 है, ये P2 है, तो कॉनकेव साइड पे प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा. अगर यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, तो इस केस में P2 पे ज़्यादा होगा. इस सिनेरियो में P2 विल बी ग्रेटर देन P1 एंड इस सिनेरियो में P1 विल बी ग्रेटर देन P2. ऑल इन ऑल व्हाट आई कैन से इज प्रेशर इज मोर ऑन द कॉनकेव साइड. ठीक है, pressure is more on the concave side. अब pressure since it is more on the concave side, so what I can say over here is कि जैसे ये सिनेरियो देखते हैं, एक्सिस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप. तो देखो यहाँ पे सीन सिंपल ये बना कि एक ड्रॉप है, एक ड्रॉप आपने बनाई और उसके इनसाइड और आउटसाइड में, तो देखो ये ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप. ये पूरे डेरिवेशन का केस है, इसको मत देखो, ये ड्रॉप है, इसके अंदर लिक्विड फील्ड है. तो अब इसका कॉन्वेक्टिव साइड ये हो जाएगा, कॉन्वेक्स साइड ये हो जाएगा, और जो कॉन्वेक्टिव साइड है उसको मैं PIN बोल दे रहा हूँ, इसको P आउट बोल दे रहा हूँ. सो PI इनसाइड जो रहेगा वो P आउटसाइड से ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा, वो होता है 2T/R के बराबर, जहां R होता है रेडियस ऑफ द कर्वेचर, फिर R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, समझ आया. मतलब यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा इसका R, यहाँ की बात करूँ तो इसका भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा. सो दिस इज
द आर ओवर हेयर, सेम गोज ओवर हेयर। सो जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उतना डिफरेंस होता है 2t/r में, ये केस में लिक्विड ड्रॉप में। अगर मैं एयर बबल की बात करूं तो एयर बबल में क्या होता है, एयर बबल में भैया देखो बाहर भी हवा है और अंदर भी हवा है, ठीक है, दोनों जगह हवा है। तो यहाँ पे बेसिकली कितने सर्फेस हो जाते हैं, कितने ऐसे कर्वेचर्स हो जाते हैं या कितने ऐसे इंटरफेसेस हो जाते हैं, यहाँ 2 इंटरफेस होते हैं। एक इंटरफेस तो ये हो जाता है फर्स्ट और एक इंटरफेस हो जाता है ये। तो ये इनसाइड और आउटसाइड का केस दोनों इंटरफेसेस पे लगता है। कैसे, देखो बाहर सपोज मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अंदर इसके इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे प्रेशर ऑब्वियसली बाहर से तो ज्यादा ही होगा क्योंकि कॉनकेव साइड पे है, तो इधर जो प्रेशर हो जाता है वो जाता है P0 में 2t/r जोड़ो, ठीक है। सो ये थ्रू आउट, ये जो इनर रीजन दिख रहा है तुम्हें जहाँ पे वाटर या किसी का भी जिसका भी बबल बना हुआ है, सो बबल तो पानी का ही होगा। सो ये जो आप देख रहे हो सोप मिक्सचर का, यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा P0 + 2t/r। अब मैं और इसके इनर साइड पे चला जाऊं तो यहाँ की बात करूंगा तो ये इससे भी अंदर की तरफ है और यहाँ ये कॉनकेव रीजन पे, तो यहाँ जो प्रेशर हो जाता है वो P0 + 2t/r में एक और 2t/r जोड़ दो, ठीक है। मतलब यहाँ जो तुमने प्रेशर जोड़ा इसमें 2t/r जोड़े ये आएगा, इसमें 2t/r जोड़े ये आएगा, तो फाइनली यहाँ पे प्रेशर कितना आ जाएगा P0 + 4t/r। समझ आ रहा है, ये केस होता है किसमें, लिक्विड सोप बबल में, ठीक है। ऐसे ही केस एक और बनता है, कि तुम्हारा एयर बबल इन अनदर लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे मान लो लिक्विड है, पिछला केस था तुम्हारा लिक्विड ड्रॉप का, यहाँ है एयर बबल इनसाइड अ लिक्विड। तो इसमें भी वही केस बनेगा, जो इनसाइड प्रेशर रहेगा और ये जो आउटसाइड प्रेशर रहता है, तो इनसाइड प्रेशर आउटसाइड से ज्यादा हो जाता है, Pn = Pout + 2t/r, ठीक है। तो यहां से ये केस हम समझ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब सरफेस टेंशन से ही रिलेटेड जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का, ठीक है। सरफेसेस का कैपिलरी राइज और फॉल का जो कॉन्सेप्ट आता है वो सरफेस टेंशन से ही डिराइव्ड है। किस तरीके से, देखो क्या होता है, कुछ कुछ सब्सटेंसेस की एक खासियत होती है कि वो कुछ सरफेसेस को वेट कर सकते हैं और कुछ सरफेसेस को वेट नहीं कर पाते। जैसे कि पानी को मैं ऐसे जमीन पे डालूंगा तो कभी कभी तुमने नोटिस किया होगा, पानी को जब ग्लास के ऊपर डालते हैं तो ड्रॉप्स बना लेता है। पानी को ग्लास पे डालते हैं, प्लेट पे डालते हैं तो ड्रॉप्स बना लेता है, राइट। और मर्क्यूरी के साथ भी होता है। लेकिन पानी को कभी कभी तुम ऐसे ही डाल देते हो तो पूरा सरफेस वेट कर देता है, फैल जाता है, और कभी कभी वो ड्रॉप्स बना देते हैं। लोटस का जो पत्ता होता है उस पर जब भी पानी रहता है तो पानी की ड्रॉप्स होती हैं। पत्तियों पे नॉर्मली पानी की ड्रॉप्स ऐसे स्प्रिंकल करोगे पानी की ड्रॉप्स बन जाती हैं। तो वेट पूरा गीला नहीं करते उसको। कभी कभी तुम कांच पे देखोगे तो पूरा पानी फैला हुआ है, वो नहीं है, कभी ड्रॉप्स बन जाती है पेटल्स पे। तो पॉइंट सिंपली ये, कुछ कुछ लिक्विड्स की ये टेंडेंसी होती है कुछ सर्फेसेस को वेट करने की, कुछ सर्फेसेस को वेट ना करने की। और वो क्यों होता है, दैट सोनली बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन। होता किस तरीके से, एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टीज का नेचर होता है बेसिकली, उसी हिसाब से ये तुम्हारा जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और बेसिकली शेप ऑफ द मेनिस्कस का कॉन्सेप्ट आता है। बट आप इसको उतना डिटेल्ड वे में ना समझ के फाइनली ऊपर ऊपर से ये समझने की कोशिश करो कि जब अगर मैं कुछ सब्सटेंसेस लूंगा वाटर और ग्लास, तो इसमें एकदम बहुत ही प्लेन सा हल्का सा यहाँ कर्वेचर रहता है, फिर ऑलमोस्ट प्लेन ही रहता है, फिर हल्का सा कर्वेचर रहता है। लेकिन वही चीज अगर मैं वाटर और ग्लास ट्यूब के साथ लूंगा तो आप एक कॉन्वेक्स मेनिस्कस देख पाओगे, ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स नीचे से कॉन्केव, सॉरी ऊपर की तरफ कॉन्केव नीचे से कॉन्वेक्स, ओके। और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं मर्क्यूरी और ग्लास ट्यूब का लूंगा तो कुछ इस तरीके का आप मेनिस्कस देख पाओगे जिसमें ऊपर से वो कॉन्वेक्स है और नीचे से कॉन्केव है। अब ये आता क्यों है, ये आता क्या है और इसमें हम क्या क्या चीजें और समझ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि इस केस में जो कॉन्टैक्ट एंगल आता है आपका, ठीक है, इस केस में जो कॉन्टैक्ट एंगल आता है आपका कितना होता है, कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ पे आता है एक्यूट, ठीक है। इस सिनेरियो में कॉन्टैक्ट एंगल आता है आपका थीटा इज acute, ओके। अब सिंस थीटा इज acute ओवर हेयर, यहाँ सिल्वर ट्यूब नहीं होना चाहिए, इसमें होता है ग्लास ट्यूब में, इसमें आएगा इस तरीके से। बट आप ओरिजिनली इसको छोड़ो, एलिमिनेट कर दो। आप तो ये देखो, ये अगर मेनिस्कस है, ये एक हॉरिजॉन्टल मेनिस्कस है, ग्लास ट्यूब को भी ओमिट करो, सिल्वर को भी नहीं। यहाँ पे आपका जो एंगल है वो कितना है, acute है, और यहाँ पे थीटा कैसा है आपका, यहाँ पे थीटा है ऑब्ट्यूस, ठीक है। यहां एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली थीटा यहां पे क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब ये जो सब्सटेंस है जो इस टाइप का मेनिस्कस बना रहा है, ये उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को वेट करने की एबिलिटी रखता है, ओके। सो दिस लिक्विड कैन एक्चुअली वेट द सरफेस, और ये यहां पे जो आप देख रहे हो मर्क्यूरी, ये यहां पे वेट करने की
कैपेबिलिटी नहीं रखता है। इसको अगर मैं नॉर्मल सिनेरियो में देखूंगा तो देखो कुछ इस तरीके का होगा कि वाटर को जब मैं प्लेट पे डाल दे रहा हूँ, हाँ देखो ग्लास प्लेट में होता है, यहाँ पे बेसिकली सिल्वर ट्यूब नहीं, यहाँ सिल्वर ट्यूब होना चाहिए और यहाँ ग्लास ट्यूब होना चाहिए था। वाटर को जब मैं ग्लास प्लेट में डालूंगा तो देखो फैल जाता है। वाटर को जैसे ही मैं ग्लास प्लेट पे डालूंगा, देखा होगा तुमने कांच वांच पे क्या होता है, पानी लगाते पानी फैला हुआ रहता है, ड्रॉप्स नहीं बनाता, पानी फैल जाता है, ठीक है। सो उस केस में सिनेरियो क्या होता है, कॉन्टैक्ट एंगल अक्यूट बनता है। कॉन्टैक्ट एंगल कैसा बनता है, एकदम अक्यूट सा बनता है। और कॉन्टैक्ट एंगल अक्यूट बनने का मतलब थीटा की वैल्यू लेस देन 90, वाटर हैज द एबिलिटी टू वेट ग्लास, ओके। अगर मैं मर्क्यूरी की बात करूं ग्लास प्लेट पे, तो ड्रॉप्स बना लेता है, ड्रॉप्स बना लेता है। मतलब इस सिनेरियो में क्या होता है, कॉन्टैक्ट एंगल आपका ग्रेटर देन 90 हो जाता है और यहाँ पे वेट करने की एबिलिटी नहीं रहती। और ये एक बड़ा स्टैंडर्ड सा केस है जहां पे सिल्वर प्लेट में तुम देखोगे प्रॉपर एकदम हेमिस्फेरिकल शेप बनाता है और जिसमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। सो ये रहे वो तीनों केसेस एंड आई थिंक ये तीनों केसेस आपको समझ में आ गए हैं एंड यू हैव अंडरस्टूड देम क्लियरली। नाउ इसी के बेसिस पे कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल का कॉन्सेप्ट आता है। क्या है फटाफट जरा देख लेते हैं। देखो तो कैपिलरी राइज का कॉन्सेप्ट वहां आता है वेयर द कॉन्टैक्ट एंगल इज एक्चुअली अक्यूट, ठीक है। कैसे, देखो होता क्या है कि यहां पे सपोज तुमने एक पतली सी कैपिलरी रख दी, कैपिलरी हमेशा रेडियस पतला ही रहता है, अब पतली सी कैपिलरी रख दी तो उसमें जो मेनिस्कस रहेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा अक्यूट के लिए। और जैसे क्योंकि ये मेनिस्कस बनता है तो ये कैपिलरी के अंदर वाटर राइज हो जाता है। अभी वाटर राइज होने का रीजन बस सिंपली ये है कि देखो यहां इनसाइड पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेयर, यहां पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेयर। लेकिन ये कर्व्ड मेनिस्कस होने की वजह से क्या हुआ, पीए जो है वो कहां आ गया आपका कॉनकेव साइड पे, और कॉनकेव साइड पे हमेशा प्रेशर ज्यादा रहता है, कॉन्वेक्स पे प्रेशर क्या रहता है, हमेशा कम हो जाता है। तो यहां पी पे सडनली प्रेशर ड्रॉप होता है और प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से ये राइज होना पड़ता है क्योंकि पी प्लस रो जी एच वापिस पीए के बराबर करना उसको। इस लेवल पे तो प्रेशर पीए है ना, तो ये जो हाइट राइज होती है एच वो कितना हो जाता है, दैट सिंपली इज इक्वल टू पीए प्लस रो इंटू जी इंटू एच इज सिंपली इक्वल टू हाउ मच, ये जो प्रेशर डिफरेंस है। और ये प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाता है, पीए माइनस पी, वेट, जो यहां पीए की वैल्यू होती है दैट इज इवेंचुअली इक्वल टू पी प्लस रो जी एच, यानी पीए माइनस रो इंटू जी इंटू एच, ये तुम्हारा पीए, ठीक है। एंड दिस इवेंचुअली इज इक्वल टू पीए माइनस रो इज इक्वल टू 2t बाय आर, सो दिस विल बी पीए माइनस 2t बाय आर, जिसमें आर होता है इसका रेडियस, ठीक है, इसका रेडियस होता है, दिस इज द आर। इसको आर डैश बोलो क्योंकि इसको मैं कैपिलरी के रेडियस से भी कन्वर्ट करूंगा। तो देखो ये पीए कैंसिल हो जाता है, फाइनली क्या रिजल्ट आता है, 2t बाय आर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। अब मैं कैपिलरी के रेडियस से इसको कन्वर्ट करूंगा किस तरीके से, देखो कुछ इस तरीके का था, ठीक है। ये एंगल बेसिकली मेरा क्या हो जाता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। ये इसके 90 डिग्री पे, मुझे ये पता करना है 90 माइनस थीटा, सो ये थीटा हो जाएगा। ये मेरा आर डैश है और ये मेरा कैपिलरी का रेडियस है, देख रहे हो, इसको बना रहा हूं मैं। ये जो है ये वो ट्रायंगल है जिसमें ये आर डैश हो गया और ये मेरा आर हो गया, ठीक है। सो आर डैश कॉस ऑफ थीटा आर हो जाता है ना, आर डैश कॉस ऑफ थीटा आर के बराबर है, और वहाँ जो तुम देख रहे हो दैट इज आर डैश, योर आर डैश, ओके। सो यहाँ से आर डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर बाय कॉस ऑफ थीटा, और इसी को मैं यहाँ रिप्लेस करूँगा, सो क्या आ जाएगा 2t अपॉन आर कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इज इक्वल टू एच। सो एच की वैल्यू क्या आ गई, 2t कॉस थीटा अपॉन रो आर जी, रो जी आर, ठीक है। ये हो जाता है मेरा कैपिलरी राइज, कितना हाइट राइज करेगा। सेम सिनेरियो किस में होता है, सेम सिनेरियो मर्क्यूरी के साथ क्या हो जाता है कि जैसे तुम एक कैपिलरी को इसमें डालोगे तो बिकॉज ऑफ दैट मेनिस्कस विच इज गेटिंग क्रिएटेड कैपिलरी फॉल हो जाता है। और यहाँ पे कैपिलरी फॉल की भी जो हाइट है ना दैट इज गिवन बाय द सेम रिलेशन, जो कैपिलरी फॉल होगा ना h, that is eventually equal to 2t cos of theta divided by rho into g into r, जहाँ पे r is basically the radius of the capillary, okay. So this is also same as what you have studied in capillary rise. This is your
कैपिलरी राइज, बट यू शुड वेरी क्लियरली नो कि राइज और फॉल का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ आता है। ओके, सो आई थिंक ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है एंड आप समझ चुके हो कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल क्या होता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड अब बात करते हैं बर्नौली की, मतलब फ्लूइड डायनामिक्स की। अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं सब फ्लूइड स्टैटिक्स की बात हुई है, जहां पे फ्लूइड मेरा रेस्ट पे था। अब बात हो रही है फ्लूइड डायनामिक्स की, जहां पे अब मेरा फ्लूइड मोशन में, और फ्लूइड जहां मोशन में तो वहां पे देखो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करो, देखो फ्लूइड जब भी फ्लो होता है तो जो फ्लो होता है बेसिकली वो टर्बुलेंट भी हो सकता है, स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है, ठीक है। एंड टर्बुलेंट फ्लो के लिए तो हमारे पास कोई भी चीज़ें ज़्यादा है नहीं समझने के लिए, वो बस आपको एक रेनॉल्ड्स नंबर का कॉन्सेप्ट होता है समझने के लिए कि हाँ फ्लूइड टर्बुलेंट है, स्टेबल है, स्टेडी है कि नहीं। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो की। स्ट्रीमलाइन फ्लो जो वो होता है जिसमें आपका हर एक मॉलिक्यूल उसके आगे वाले का रास्ता ही फॉलो करता है, ठीक है। मतलब ये रहा इसका आगे वाला, ये रहा इसका आगे वाला, ये रहा, तो ये इसका रास्ता फॉलो करेगा, ये इसका रास्ता फॉलो करेगा, तो सब ये स्ट्रीमलाइंस के अकॉर्डिंग ही जाएंगे, ठीक है। ये सब स्ट्रीमलाइंस हैं, दीज आर नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो होता है। और जब भी स्ट्रीमलाइन स्टेडी फ्लो की बात करोगे आप तो उसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बोलती है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज कांस्टेंट, और इसी स्टेटमेंट से, स्टेडी फ्लो के इसी स्टेटमेंट से आप ये एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट बोल सकते हो। मतलब a इंटू V1 यहाँ पे इज इक्वल टू A2 इंटू V2, ठीक है। ये होती है आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे बर्नौली थ्योरम में काम आती है? सो देखो बर्नौली थ्योरम, अब बर्नौली थ्योरम बहुत ही कमाल की चीज़ है यार, वैसे सही बताऊं बर्नौली थ्योरम के लिए अगर मैं पढ़ाने जाऊं तो एक लेक्चर या 2 लेक्चर भी कम पड़ जाए, इतने ज़्यादा रियल लाइफ केसेस हैं बर्नौली थ्योरम के। मतलब कि नॉर्मल स्ट्रॉ से जूस पीना, ठीक है, यहाँ से शुरू करो, फिर उसके बाद एक एयरप्लेन का मूव होना, एक हेलीकॉप्टर का चलना, साथ ही साथ एक बॉल का एयर स्विंग होना, उसके बाद हवाएं जब बहुत तेज चलती हैं तो घरों की छतें उड़ जाना, ये सब मतलब आपने मेट्रो में ट्रैवल किया तो आपने सुना होगा कि पीली लाइन से एक पीछे खड़ा रहना रहता है। दिल्ली मेट्रो में जितने लोग भी ऑल दोज हु हैव विजिटेड इट बोलते हैं कि आप प्लीज़ पीली लाइन से पीछे रहें। उसका रीज़न कुछ यही बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड है, फास्ट मूविंग ट्रेन से पीछे रहना। सो ये जितने भी केसेस आप देखोगे ना सब बर्नौली थ्योरम से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, सारे के सारे बर्नौली थ्योरम से एक्सप्लेन किए जाते हैं, फ्लूइड एंड मोशन से एक्सप्लेन किया जाता है। बहुत ही अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है और बर्नौली थ्योरम समझना देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ जब तक ढंग से नहीं समझोगे तब तक कोई मतलब भी नहीं है। सो ये बेसिकली बर्नौली थ्योरम आइडल फ्लूइड के लिए केसेस में समझे जाते हैं। आइडल फ्लूइड का क्या केस होता है कि सबसे पहले तो फ्लूइड बेसिकली मेरा इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। फ्लूइड ये नहीं कि तुमने मूव करा और वो दब गया, इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल। साथ ही साथ नॉन विस्कस होना चाहिए, फ्लूइड फ्लो स्टेडी होना चाहिए और साथ ही साथ फ्लूइड फ्लो इररोटेशनल होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ अजम्पशंस हैं, इनके साथ ही आप बर्नौली थ्योरम के केसेस को एग्जामिन कर सकते हो। अब बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है? बर्नौली थ्योरम का बेसिकली बेसिस तो एनर्जी कंजर्वेशन ही है, ठीक है। बर्नौली थ्योरम ये बोलता है कि कोई भी मूविंग फ्लूइड है ना तो उसमें 3 तरीकों से एनर्जी स्टोर्ड रहती है, ठीक है। एक तो फॉर्म होता है उसका प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, तीसरा होता है उसका एक होता है उसका प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में और तीसरा होता है उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो फाइनली ये इस तरीके से लिखा जाता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके। सो ये होता है बेसिकली आपका बर्नौली थ्योरम। आओ इसके कुछ स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अच्छा, इस केस में तो बेसिकली क्या बोल सकता हूँ, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ठीक है। मैग्नस इफेक्ट, स्पिनिंग ऑफ बॉल, तो एयर स्विंग जो बेसिकली बॉल होती है, कभी कभी बॉल आपने देखी होगी मुरलीधरन की, अगर आपने बॉलिंग करते हुए देखा हो, आपको याद हो, या शेन वॉर्न की, कुछ कुछ उनकी बॉल्स बेसिकली उनके हाथ से लीव करके, हाथ से मान लो सपोज ये बॉलर है उसका हाथ है तो यहाँ से कभी कभी लीव करके डायरेक्ट इस तरीके से जाती थी और कभी कभी ऐसे एयर स्विंग करके ऐसे जाती थी और फिर ऐसे जाती थी, ठीक है। तो ये जो एक मैग्नस इफेक्ट की वजह से बॉल ऊपर की तरफ राइज करती थी ना, उसका मेन सीन यही रहता था कि बॉल को इस डायरेक्शन का या तुम इस डायरेक्शन का स्पिन दे दो और उसी हिसाब से
आप ये समझ सकते हो कि अगर स्पिन आपने इस तरह का दे दिया तो ऊपर पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा नीचे वेलोसिटी कम, तो ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, नीचे प्रेशर ज्यादा, तो बॉल ऊपर की तरफ उठने लगती थी। और जस्ट इसको ऑल्टरनेट कर दोगे तो बॉल नीचे की तरफ गिरने लग जाएगी। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर हैंड मूवमेंट्स बेसिकली दे वर एबल टू प्ले विद दिस मैग्नस इफेक्ट। नेक्स्ट केस, वर्किंग ऑफ एन एयरप्लेन। वर्किंग ऑफ एन एयरप्लेन इज सोनली बिकॉज ऑफ द विंग्स ऑफ द एयरप्लेन। ठीक है, विंग्स ऑफ द एयरप्लेन को ही आप ऑल्टर करते हो, उसी में आप ऑल्टरेशंस करते हो जिससे कि बेसिकली ऊपर नीचे की वेलोसिटी ज्यादा और कम करके फाइनली एयरप्लेन ऊपर की तरफ उड़ पाता है। ठीक है, सो दिस इज एंटायरली बेस्ड अपॉन द विंग्स ऑफ एन एयरप्लेन। वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर फ्लो रेट, वाटर का फ्लो रेट समझने का काम आता है। सपोज एक वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है तो उसके थ्रू इसको फ्लो करवाया जाता है। अब यहाँ पे देखो, सिंस यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि देखो ये स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो में आपका एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, यानी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। आप देख सकते हो यहाँ एरिया कम है तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ वेलोसिटी इज मोर एंड यहाँ वेलोसिटी इज लो। सिंस यहाँ वेलोसिटी इज लो देन वी हैव दिस हाफ रो v square plus rho gh is constant, right? So this obviously is at the same point, so this is omitted. It's just basically pressure and half rho v square. So since यहाँ velocity कम है तो यहाँ pressure ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ velocity ज़्यादा है तो यहाँ pressure कम हो जाएगा। यहाँ pressure कम तो बेसिकली यहाँ पे हाइट डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, और उन हाइट डिफरेंसेस को यहाँ पे मेजर करके तुम फ्लो रेट समझ सकते हो कि क्या हो रहा है, फ्लो रेट समझ सकते हो कि बेसिकली कितना हो रहा है। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से यू फाइनली डिसाइड, बेसिकली ऐसा वर्टिकल ओरिएंटेशन में रहता है, ऐसे ऊपर की तरफ। तो दिस इज ओपन टू एयर, या जो भी यहाँ प्रेशर रहता है यहाँ पे सेम रहता है। पी प्लस छोटी सी हाइट इसका प्रेशर हो जाता है, पी प्लस छोटी सी हाइट इसके यहाँ प्रेशर हो जाता है। सो इस तरीके से आप ये वेंचुरीमीटर से फ्लो रेट समझ सकते हो, फ्लो रेट क्या होता है फ्लूइड्स का। ठीक है, नेक्स्ट फिर स्पीड ऑफ एफ्लक्स का कॉन्सेप्ट आता है जो कि टॉरिसेली लॉ होता है। इसमें बेसिकली बोलते हैं कि अगर आपका एक कंटेनर है और उसमें आपने पूरा फ्लूइड भर दिया है, अब फ्लूइड आपने भर दिया और यहाँ पे एक ऐसा होल सा क्रिएट कर दिया है। ठीक है, यहाँ यू हैव क्रिएटेड अ होल। अब ये होल के क्रिएट करने से क्या होगा कि यहाँ से जो लिक्विड है वो ऐसे बाहर की तरफ फ्लो होगा, और बाहर की तरफ फ्लो होगा, उसके पास एक v वेलोसिटी होगी, बाकी तो इफेक्ट ग्रेविटी करेगी। तो ये जो फ्लो होगा बेसिकली ये जो फॉल होगा पूरा प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करते एक पैराबोलिक पाथ में या नीचे गिरेगा। अब इसकी वेलोसिटी क्या रहती है? तो इसकी वेलोसिटी बेसिकली डिपेंड करती है कितना ओवरलाइंग फ्लूइड है इसके ऊपर, कितना हाइट ओवरलाइंग फ्लूइड है। तो अभी h है तो इसकी वेलोसिटी रू जी एच हो जाएगी। नीचे जैसे जैसे गिरता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी कम होती जाएगी और हाइट भी कम होती जाएगी। इसका रेंज का भी एक एक्सप्रेशन होता है, वो रेंज भी समझने की जरूरी है। तो देखो सबसे पहले तो वेलोसिटी पता कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। बट ये अजम्पशन तभी मान सकते हो जब आपका जो एरिया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके एरिया से बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। मतलब अगर ये स्मॉल ए है तो स्मॉल ए शुड बी वेरी वेरी लेस देन कैपिटल, then only we have this assumption that VB will be equal to under root of 2gh। अब ये वेलोसिटी के साथ रेंज कितनी हो जाती है? तो इसमें बस बेसिकली यार आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, वर्टिकल 0 है, तो टाइम डिफरेंस पता करो और टाइम से बेसिकली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, vx को, vx वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो रूट 2gh इंटू 2 अंडर रूट ऑफ h माइनस h स्मॉल h बाई g। तो आपका रेंज का फॉर्मुलेशन आ जाता है जो कितना होता है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। इस फॉर्मुलेशन को प्लीज याद रख लो, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं इसलिए बोल रहा हूँ रेंजेस के, और आगे भी आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया यार कि 2-3 जगहों पे ऐसे बना दिया और बताओ रेंज सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो मिडिल पोर्शन की सबसे ज्यादा होती है, ना इसकी ना उसकी। ठीक है, ओके सर आगे बढ़ते हैं। अब विस्कोसिटी की बात करते हैं। तो विस्कोसिटी की बात में सबसे पहले तो बात आती है विस्कोसिटी में कि क्या होता है विस्कोसिटी। तो विस्कस फोर्सेस आर जस्ट लाइक जो कि आपका फ्रिक्शन फोर्सेस होते हैं, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, और ये बेसिकली कौन लगाती है? लेयर्स ऑफ फ्लूइड। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पूरे एंटायर फ्लूइड को लेयर बाय लेयर डिस्ट्रीब्यूशन में बांट देते हैं, टॉप लेयर ऐसे ऐसे। सबसे जो बॉटम मोस्ट लेयर होती है उसकी वेलोसिटी नियरली 0 मानी जाती है क्योंकि वो जमीन से कॉन्टैक्ट में, और सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी होती है? सबसे टॉप पोर्शन की। तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी प्रोफाइलिंग हो गई, यहाँ पे ये वेलोसिटी प्रोफाइलिंग हो गई, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे वेलोसिटी घटती हुई जाती है। अब ये प्रोफाइलिंग को ही बेसिकली वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, जो बेसिकली क्या हो जाती है? डेल्टा वी, फाइनल वेलोसिटी माइनस यहाँ ऊपर वाले की वेलोसिटी माइनस सबसे नीचे वाले की, तो वी मैक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाय जो भी हाइट डिफरेंस है उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, सो ये रहा आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। और वेलोसिटी ग्रेडियंट से आप विस्कस फोर्स निकालते हो। सो जो विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है वो आता है माइनस ऑफ ईटा ए
डीवी अपॉन डी एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ ईटा ए डीवी अपॉन डी एक्स, जहां पे ए हो जाता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया जो सर्फेसेज है उनका, ईटा हो जाता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डीवी अपॉन डी एक्स क्या होता है आपका, डीवी अपॉन डी एक्स होता है आपका वेलोसिटी का ग्रेडियंट। ओके, सो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है, ईटा की डायमेंशन हो जाती है एम एल रेस टू द पावर -1 टी रेस टू द पावर -1, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है ईटा की, एसआई यूनिट होती है पॉइजली, ठीक है, एसआई यूनिट होती है पॉइजली। ओके सर, एसआई यूनिट पॉइजली होती है ईटा की। सीजीएस यूनिट की बात करूं तो पॉइज होती है और 1 पॉइजली की वैल्यू 10 पॉइज के बराबर होती है, ठीक है। स्टोक्स लॉ की बात करते हैं। स्टोक्स लॉ इज वन ऑफ द क्लासिक सेट ऑफ विस्कोसिटी, जहां पे बेसिकली स्टोक्स लॉ क्या बोलता है कि एक स्फीयर है और उस स्फीयर का रेडियस r है, और ये स्फीयर एक लिक्विड में नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इस पे विस्कस फोर्सेस कितने लग रहे हैं, अब इसमें विस्कस फोर्सेस कितने लग रहे हैं, तो देखो एक तो mg फोर्स लगेगा, ठीक है, एक बॉइंट फोर्स भी लगता है, राइट, और साथ ही साथ एक विस्कस फोर्स लगता है, ठीक है। एंड ये जो विस्कस फोर्स होता है वो स्टोक्स लॉ बताता है दैट इवेंचुअली इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आता है, एक नेगेटिव साइन भी आता है। रीजन क्या, नेगेटिव क्यों आता है, एफ वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 पाई ईटा आर इंटू वी, ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों, नेगेटिव इसलिए क्योंकि जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट में लगता है, ठीक है। नीचे की तरफ जा रहा है तो ऊपर लगेगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे लगेगा, ठीक है। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट से आपका टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है टर्मिनल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, देखो एक आयन का बॉल है, हम सोचते हैं कि हम समुद्र में अगर एक आयन की बॉल को डालेंगे तो उसकी तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्यों, क्योंकि mg लग रहा है नीचे, mg लग रहा है नीचे की तरफ, है ना, mg नीचे लग रहा है और ऊपर पॉइंट फोर्स लग रहा है, और mg तो पॉइंट फोर्स से ज्यादा है, तो नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, नहीं, क्योंकि साथ ही साथ एक विस्कस फोर्स भी लगने लगता है, और विस्कस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी तुम बढ़ाते जाओगे, मान लो एक्सेलरेशन ज्यादा है, mg fb से ज्यादा है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ती गई, और वेलोसिटी इतनी बढ़ गई, तो उससे विस्कस फोर्स बढ़ गया, और विस्कस फोर्स बढ़ गया तो एक पॉइंट ऐसा आता है दोनों बराबर हो जाते हैं mg के, और उसके आगे एक्सेलरेशन होता नहीं, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर चलने लगता है। वो कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। इस टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट स्काई डाइविंग में भी आता है। स्काई डाइविंग में भी हम सोचेंगे कि यार हम ऐसे जमीन ऊपर से कूद गए एयरप्लेन से नीचे की तरफ, तो हमारे mg की वजह से तो हम तो बढ़ते ही जाएंगे, हम तो बहुत तेज भागेंगे, नहीं भाई, एक पॉइंट के बाद आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। रीजन क्या होता है, रीजन सिंपल सा होता है, आप नीचे जा रहे होते हो, आपकी जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है, बॉइंट फोर्स देखो बहुत कम लग रहा है हवा में, लेकिन विस्कस फोर्स लग रहा है, एयर की वजह से जो विस्कस फोर्स है वो लग रहा है, और वो जो विस्कस फोर्स है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स एक टाइम के बाद आपके mg के बराबर हो जाता है, और जब आपके mg के बराबर हो जाता है तब आप पे एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तब पे एक्सेलरेशन नेट फोर्स 0 हो जाता है, और तब आप कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिरते रहते हो। तो यही कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इस टर्मिनल वेलोसिटी का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ये तब आता है जब ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाले आपका विस्कस फोर्स और बॉइंट फोर्स, ये दोनों किसके बराबर आ जाए, आपके वेट यानी mg के बराबर आ जाए, ठीक है। सो बॉइंट फोर्स कितना हो जाएगा, बॉइंट फोर्स तो मेरा हो जाएगा रो इंटू वी इंटू जी, ये लिखा हुआ है रो इंटू वी इंटू जी, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया, ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हो गया, और ये जी हो गया। फिर साथ ही साथ जो आपका विस्कस फोर्स है 6 पाई ईटा आर इंटू वी, और ये हो गया आपका क्या m इंटू जी, मतलब 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम, रो हो गया, रो सब्सटेंस का, यहाँ पे रो इज ऑफ द सब्सटेंस, याद रखना, सिग्मा इज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, थोड़ा इन्होंने ऑल्टर कर दिया, और रो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। तो जो लोग सिग्मा सब्सटेंस की डेंसिटी मानते हैं तो यहाँ कंफ्यूज ना होना, इस तरीके से यहाँ पे सिग्मा माइनस हो, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू है वो इस हिसाब से यहाँ आ जाती है। आई सपोज आपको क्लियर है, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बाय ईटा, बिल्कुल सही, एकदम सही, यही वैल्यू है। और यहाँ से आप देख सकते हो किसके डिपेंडेंट है, आर स्क्वायर के डायरेक्टली डिपेंडेंट है, दोनों के डिफरेंस मतलब डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस माइनस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है। आई वांट कि आप इस फिगर को याद रखो, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप पे कोई क्वेश्चन आ गया तो। हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी देखो कुछ इस तरीके की होती है, मतलब
आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और एक मैक्सिमम जो मैक्सिमम होती है टर्मिनल वेलोसिटी वो कब पहुंचती है, बहुत आगे जाके, बहुत इन्फिनिटी पे बहुत टाइम बाद पहुंचेगी, लेकिन हाँ उसके एकदम नियर बाय पहुंच जाओगे, उसके नियर बाय पहुंच जाओगे, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा था, देखो एक क्वेश्चन आ गया, सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ 90 सेंटीमीटर हाइट is kept filled up to the brim. It has 4 holes, 1, 2, 3, 4, which are respectively at heights 20 centimeter, 30 centimeter, 45 centimeter, 50 centimeter from the horizontal for PQ. So ये 20 पे है, 30 पे है, 45 पे है और 50 पे है, और ये टोटल हाइट 90 है। The water flowing at the maximum horizontal distance from the vessel comes out from, अब भी बताया था बीच में जो होगा उसी से आएगा। बीच में कौन सा है, बीच में तीसरा वाला है, ये है 45 पे, ये है 45 सेंटीमीटर पे। टोटल हाइट कितनी है, टोटल 90 है। सो बेसिकली बीच वाला जो है वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, समझ में आया, यहां पे आएगी मैक्सिमम रेंज। ओके, सो होल नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट याद रखना आप। रेंज का फॉर्मूला क्या था, रेंज वॉज 2 times कैपिटल H ठीक है। मतलब बेसिकली दोनों हाइट का डिफरेंस, जैसे मान लो अगर आपका ये है, ठीक है, सो रेंज बेसिकली किस पे पता चल रही है, 2 times ये हाइट h1 है और ये हाइट h2 है, तो जो रेंज होगी, रेंज इज एक्चुअली 2 times अंडर रूट ऑफ h1 into h2, ठीक है, इस तरीके से निकाली जाती है। सो गाइज इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि आई कुड नॉट फाइंड मच गुड क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस टॉपिक इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। हम आने वाले लाइव सेशन में कुछ और सवाल इससे रिलेटेड डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट विद दिस वी एक्चुअली कम टू एन एंड टू दिस एंटायर टॉपिक ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। आई होप आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर्ड मिल गए होंगे, एंड जितने भी आपको और रिलेटेड इस टॉपिक से डाउट्स हों प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए, वी विल ट्राई टू कवर देम ASAP। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, और नेक्स्ट सेशन से हमारा हीट स्टार्ट हो जाएगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो ऑल दोज हु हैव इश्यूज प्रॉब्लम्स इन हीट, do watch that session for a complete clarity. I'll be signing off with this note. Thank you and bye-bye.